गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल सभी के? एक बार बताएंगे क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है क्या? हेमा राव, सर्वेश, अक्षर मावी, नवीन कुमार, नमस्ते भाई, नमस्ते, बहुत बहुत सभी को नमस्कार। क्लास शुरू, एक बार बताना। सभी को नमस्कार करते हुए आज की क्लास हम करते हैं शुरू। कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक, अनुष्का, सत्यम, काजल, नवीन, नमस्ते भाई, नमस्ते। अभी आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी तो मैं भूल गया अभी, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास थी ना 15 मिनट पहले खत्म हुई थी, तो मैंने वो क्लास को खत्म किया, पीडीएफ वगैरह सेव की, तो मैं बैठ गया, हल्का सा मोबाइल देखने लग गया कि चलो अभी 15 मिनट हैं। तो जैसे ही मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा यार ये तो 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है, तो मैंने तभी क्लास स्टार्ट की। तो आपका 1 मिनट के आसपास कल लगभग आज का जो वेस्ट हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो अब हम रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। खुशबू यादव, दीक्षा, रतुल केरी, विजय सिंह, प्रदीप, सराज, इसका क्लास चालू हो गया। चलो, जिसका बाकी सब्जेक्ट का क्या चालू हुआ क्या रह गया वो छोड़ो, अपने पे आते हैं हम। तो कल की क्लास में मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ाया था। तो आज हम बेटा ये देखेंगे, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन जो अपवर्तन है उसकी वजह से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। कल पढ़ाया था ना कि तारों का टिमटिमाना, बाल्टी का कम गहरा दिखना, पानी की बाल्टी के अंदर सिक्के का उठा हुआ दिखना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, सूर्य का जल्दी उगना। तो मैंने आपको कल की क्लास में जो है वो 5 एग्जाम्पल लिखवाए थे, ठीक है सर? आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कब कराया वो वीडियो में नहीं है। मैंने आपको नहीं बताया क्या रिफ्रैक्शन के नियम लिखवाए होंगे मैंने आपको, कि रिफ्रैक्शन का एक नियम है स्नेल का नियम लिखवाया होगा, एक लिखवाया होगा रिफ्रैक्शन अपवर्तन का नियम, कि आपतित किरण, नॉर्मल और अपवर्तित किरण एक ही प्लेन, एक ही तल में होते हैं। बताना भाई बाकी बच्चे, अपवर्तन के नियम मैंने लिखवाए कि नहीं लिखवाए आपकी क्लास में? 2 नियम लिखवाए होंगे ना रिफ्रैक्शन के। सबका ओपन हो रहा है, प्रियंका ऐप, किसी का हैंग नहीं हो रहा। एक बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज है, एक बार बताना मुझे कि आपकी क्लास हमने कराया कि नहीं कराया। जहां तक मुझे लग रहा है मैंने करा दिया है। नहीं कराया मैंने? स्नेल का नियम नहीं लिखवाया क्या? नहीं लिखवाया स्नेल का नियम? ओहो, अरे यस बोल रहे, अच्छा स्नेल का नियम नहीं लिखवाया। कराए हैं सर जी, बच्चा कह रहा है, कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है नो। हुआ है सर, हुआ है ना? मैं अभी 1 मिनट रुको, मुझे 2-4 सेकंड का समय लगेगा, अभी पता चल जाएगा। मैं जो पीएनजी भेजता हूं उसमें पता चल जाएगा। एक बच्चा कह रहा हो गया है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1, ऐसा मैंने कुछ लिखवाया होगा। साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1 होता है, ऐसा कुछ बताया होगा ना? अच्छा नहीं लिखवाया, नहीं हुआ है, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें याद दिलाया। एक काम करते हैं बेटा, हमने आपको रिफ्रैक्शन बताया था कि पहले चलो रिफ्रैक्शन का ये देखो। एक्चुअली क्या ना, ये टॉपिक ना 2-3 बैच में चल रहा है, तो ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इतना टाइम दे दिया, वरना मुझे पता रहता है किस क्लास में क्या हो गया है। ये विरल माध्यम है, ये सघन। तो बेटा आपको पता है कि जब लाइट जाती है सघन माध्यम से विरल में, डेंसर से विरल में तो दूर हटती है, और विरल से सघन में आती है तो नजदीक। विरल से सघन में जाती है तो नॉर्मल के नजदीक आती है, अभिलंब के नजदीक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी तो आर की वैल्यू आई से बड़ी होगी, और जब लाइट जाएगी विरल से सघन में तो नॉर्मल अभिलंब के नजदीक आएगी, तो जो आर की वैल्यू होगी वो आई से कम होगी। यानी कि यहाँ पे आर इजकल टू आई नहीं होता भाई। परावर्तन में, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, आई आर की वैल्यू सेम थी,
कि लाइट जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे टकराएगी, तो वहां आई आर सेम होता था। लेकिन जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी तो आर की वैल्यू आई से ज्यादा आएगी, और जब लाइट नजदीक आएगी तो आर की वैल्यू आई से कम आएगी। तो इनमें क्या संबंध है वो हमें बताए स्नेल ने। तो यहां पे हम लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। भाई ये कैसे रह गया, बहुत गलती वाली बात है ये। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। देखो बेटा, रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का देखो जो पहला नियम है ना, वो तो बिल्कुल परावर्तन के जैसा ही है, रिफ्लेक्शन के जैसा ही। परावर्तन में क्या बताया था मैंने कि आपतित किरण, नॉर्मल अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, बताया था ना। आपको बताया गया था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन, एक ही तल में होते हैं। तो बेटा जैसे रिफ्लेक्शन का पहला नियम था, रिफ्रैक्शन का भी पहला नियम वही है कि इंसिडेंट रे, आपतित किरण, नॉर्मल अभिलंब और ये रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर इंसिडेंट रे, आपतित किरण अगर बोर्ड से चिपक के जा रही है तो रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण भी बोर्ड से चिपक के जाएगी। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित तीनों एक ही प्लेन में, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड एक ही प्लेन में होती हैं। बिल्कुल रिफ्लेक्शन के जैसा सही है पहला वाला नियम। तो लिखेंगे फर्स्ट लो क्या कहता है, इंसिडेंट रे कॉमन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in a same plane। आपतित किरण, कोमा अभिलंब और अपवर्तित किरण, और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। तो बेटा जो दूसरा नियम है परावर्तन में, दूसरा नियम क्या था कि आई आर की वैल्यू सेम होती है, आई और आर का मान सेम होता है। लेकिन यहां पे तो आई आर की वैल्यू सेम नहीं है। तो रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम है वो हमें दिया स्नेल ने, तो इसमें लिखा स्नेल्स लॉ, लिखेंगे स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। बेटा स्नेल साहब ने हमारे से क्या कहा, इन्होंने कहा भाई देखो यहां पे आई आर सेम तो नहीं है, अब इस आई आर में क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि इस आई और आर के साथ लगा लो साइन, तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है ना, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है ये होता है n2 अपॉन n1 के बराबर। बेटा n2 n1 का मतलब क्या है, तो जहां से लाइट चलती है उसे हम कहते हैं पहला मीडियम, और जहां लाइट पहुंचती है उसे हम कहते हैं दूसरा मीडियम। तो यहां पे n1 का मतलब है पहले मीडियम का अपवर्तनांक, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 है दूसरे मीडियम का। तो जो स्नेल का नियम है उसमें साइन आई अपॉन साइन आर है n2 अपॉन n1 के। तो पेपर में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम कौन सा है, तो पता क्या करेगा वो, एक में लिख देगा साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू n1 अपॉन n2, उस पर टिक मत लगाना। स्नेल के नियम में n2 अपॉन n1 है, ना कि n1 अपॉन n2। या इसी चीज को वो ऐसे भी लिख देगा पेपर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा n1 साइन आई इजकल टू n2 साइन आर। स्नेल का नियम तो पेपर में ऐसा लिखा मिलेगा या फिर ऐसा लिखा मिलेगा। तो स्नेल के नियम को याद रखना कि डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर आप इस क्लास में ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं जहां साइंस बहुत अच्छी खासी आती है, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो मैं इससे न्यूमेरिकल भी कराता, लेकिन आपके जो पेपर हैं उनमें जनरली वो स्नेल का नियम आपसे पूछ लेगा। तो इसका ध्यान रखेंगे कि इसमें किस पर टिक लगाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक पेपर में आया क्वेश्चन दिखाता हूं, इससे सेकंड वाले में होना चाहिए, इसमें नहीं है।
तीसरी पीडीएफ में होगा। एक क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 2। उजाला पता नहीं क्यों चल रही है, कोई नहीं, तुम फिजिक्स की क्लास जो है वो लाइव लो, है ना, क्योंकि साइंस मैथ ये लाइव लेना जरूरी है। रीजनिंग बाकी और कोई क्लास भी चल रही है तो उसे बाद में देख लेना। सिलेबस बहुत जल्दी होना चाहिए, टाइम से, ठीक है, उसे बाद में कर लेना। इसने लिखा है कि प्रकाश की किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम तक जाती है, आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है, तब साइन I अपॉन साइन R किसके बराबर होगा? तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन I अपॉन साइन R किसके बराबर होगा? तो दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक लिखेंगे ऊपर और पहले का लिखते हैं नीचे, यानी कि n2 अपॉन n1, यानी कि डी ऑप्शन आंसर बनेगा। पेपर में किसी और ऑप्शन में टिक मत लगा देना, बाकी वैसे भी लिख सकता है n1 इंटू n2, n1 प्लस n2 भी लिख सकता है। आंसर है हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। आशीष, हेमा, रक्षा, अंकित सिंह, सतांतनु, कमलेश, अक्षय, रोबिन, जय, श्रेया, काजल, स्नेहा, रूबी, सबका बहुत बढ़िया, सबका ठीक है, अति उत्तम। अब आते हैं बेटा हम अपने काम की बात पे। अब वापस से आते हैं, हम जब कल की क्लास में आपको पढ़ा रहे थे, बीच में रह गया था, उसके लिए हम फिर से क्षमा प्रार्थी हैं कि एक इंपॉर्टेंट 2 लाइनें छूट गई हमारे से किसी वजह से, जो नहीं छूटनी चाहिए थी। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो उसके बारे में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई कि लाइट को अगर आपको पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है, टोटली रिफ्लेक्ट कराना है, तो लाइट जानी चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में, डेंसर से रेयर में। तो पहली कंडीशन क्या थी कि प्रकाश जाए सघन से विरल माध्यम में, मैं रिवाइज करा रहा हूं। और दूसरा जो है एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से भी बड़ा होना चाहिए। बेटा जो क्रिटिकल एंगल है ना, क्रांतिक कोण, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने 2 मीडियम कौन से लिए। लाइट जानी चाहिए सघन से विरल, तो सघन से विरल, डेंसर से रेयर, तो पानी से हवा भी है और कांच से हवा भी है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने 2 मीडियम लिए कौन से हैं। भाई मैंने कहा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन से विरल माध्यम में जाना है, डेंसर से रेयर में जाना है। तो अगर जब लाइट पानी से हवा में जाएगी तब भी सघन से विरल बन रहा है, कांच से हवा में जाएगी तब भी सघन से विरल ही बन रहा है, डायमंड से हवा में जाएगी तब भी सघन से विरल बन रहा है। तो वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी क्रिटिकल एंगल की, आपने 2 मीडियम कौन से लिए। तो 1-2 के लिए आप वैल्यू याद भी रखना, ये वाले इंपोर्टेंट है। अगर लाइट डायमंड से जा रही हो एयर में, तो जो क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण की जो वैल्यू है वो लगभग 24 डिग्री होती है, 24.4 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्रांतिक कोण का मान होता है जब लाइट डायमंड से एयर के लिए 24.4। दूसरी चीज, अगर बेटा लाइट जाए वाटर से एयर में, तो जो क्रिटिकल एंगल है इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग होती है 48 डिग्री के आसपास। और कांच से हवा में जाए तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है लगभग 42 डिग्री। तो आप 2 नंबर 3 नंबर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन आप डायमंड से एयर वाला याद रखना कि डायमंड से एयर वाले केस में जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है 24.4 है। ये बाकी आपकी मर्जी है, वाटर से एयर वाले में 48 होती है, ग्लास से एयर वाले के लिए 42 होती है। तो इसे जरूर याद रखना। देखो ठीक, अब हम ये देखेंगे, जो हम कल पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे थे कि लाइट को अगर हम क्रिटिकल एंगल से क्रांतिक कोण से बड़े कोण पे छोड़ दें तो लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। तो उसके डे लाइफ में हमें कहां एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, तो हम लिखेंगे हम एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो बेटा इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पहले वाला, शाइनिंग ऑफ डायमंड्स, हीरो का चमकना। तो पेपर में क्वेश्चन आता है जैसे तारों का टिमटिमाना किस घटना पे काम करता है, कल हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन अपवर्तन। हीरे का जो चमकना है वो किस घटना पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, हीरो का चमकना। देखो हीरे जो चमकते हैं, ये इसमें थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे काम करता है। यहां देखना बेटा, मान लो कि आपके पास एक बढ़िया तरासा हुआ हीरा है,
ठीक। अब आपने क्या किया, ये डायमंड जो था इसमें बेटा लाइट गई, प्रकाश जा रहा है ये, ठीक है। तो लाइट जा रही है एयर से, कहां जा रही है, डायमंड में। अब सब बच्चे ध्यान सुनना, जब बेटा लाइट एयर से डायमंड में जाएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइट डायमंड में तो इजीली घुस जाएगी, कोई समस्या नहीं है, घुस गई। लेकिन जो लाइट बेटा डायमंड से बाहर एयर में निकलना चाहेगी ना, अब मामला हो जाएगा पूरा अलग तरीके का। जब ये लाइट जो डायमंड के अंदर थी, जब ये हवा में निकलना चाहेगी, यानी कि लाइट कहां से कहां जाना चाह रही है, डायमंड से हवा में, यानी कि सघन माध्यम से विरल में। भाई डायमंड जो है इसका अपवर्तनांक 2.42 था, इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या था, 2.42, और हवा का लगभग एक ही था। यानी जब लाइट डायमंड से हवा में जाना चाहती है तो लाइट सघन माध्यम से जाना चाह रही है विरल में। और मैंने कल आपको बताया, जब लाइट सघन से विरल माध्यम में जाना चाहे, अगर वो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर टकरा जाए, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। और डायमंड और एयर के लिए मैंने क्रिटिकल एंगल आज ही बताया, वो कितना होता है, लगभग 24 डिग्री के आसपास। तो जब लाइट डायमंड से बाहर एयर में जाना चाहती है, अगर लाइट यहां पर 24 डिग्री से बड़े एंगल पर टकरा गई तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी डायमंड के अंदर ही, बाहर निकलेगी नहीं, लाइट अंदर ही आ जाएगी डायमंड के। अच्छा 24 से बड़े एंगल पर टकराने की संभावना भी ज्यादा है, भाई क्रिटिकल एंगल छोटा है 24 डिग्री, तो लाइट टकरा सकती है 26 पे, 30 पे, 35 पे, 42 पे, 50 पे, 70 पे, 75 पे, 90 तक, बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे। तो लाइट टोटली वापस आ गई। मान लो लाइट फिर यहां टकराई, फिर ये क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा गई, तो फिर लाइट टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिर मान लो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा गई, फिर टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो लाइट क्या करती है, जो एक बार डायमंड के अंदर घुस जाती है ना, वो डायमंड के अंदर ही घूमती रहती है। मान लो कि फिर लाइट यहां टकराई, फिर क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर टकरा गई। अब मान लो कि बहुत देर के बाद ऐसा हुआ कि लाइट क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से छोटे एंगल पे टकराई, 15-17 डिग्री पे, तो लाइट यहां से निकलेगी बाहर। अब बेटा जो लाइट ये बाहर निकलेगी ना, ये बहुत ही इंटेंस लाइट होगी, बहुत ही चमक होगी इसके अंदर, क्योंकि लाइट अंदर जो घुस रही थी डायमंड में, लगातार डायमंड के अंदर ये ट्रैप हो रही है, इकट्ठी होती आ रही है, इकट्ठी होती आ रही है। जो बाहर निकलेगी ना तो बहुत सारी चमक आंख में घुसेगी, इसलिए आपको डायमंड चमकता हुआ दिखता है। तो डायमंड के अंदर कौन सी घटना हो रही होती है, हम कहेंगे डायमंड के अंदर हो रही होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक घटनाएं घट रही होती हैं। तो डायमंड का चमकना किस घटना पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। हाँ हाँ, यूपी पैट जो है, देखो यूपी पैट का पेपर भाई पिछली बार खतरनाक आ गया था। मैंने यूपी पैट के पेपर दिए हैं, हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं, अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में काम कर रहा हूं मैं। तो जब पेट आया शुरू में, हमने कहा कि चलो यार बच्चों को पढ़ाना है, तो कैसा पैट का पेपर आता है, तो भाई हम दिया हमने। तो पहले वाला पैट का जो पेपर था बड़ा आसान हुआ था, उसमें मेरे नंबर थे कुछ 86-87 में से, तो परसेंटाइल आई थी 99 पॉइंट कुछ कुछ। लेकिन जो दूसरा पेपर हुआ था ना पैट का, मैथ खतरनाक, जो क्योंकि उसमें मैथ में जो उसने वो दिए थे ना, क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं उसे, अरे वो जो ग्राफ वाले होते हैं, दिमाग से नाम निकल रहा है मेरे उसका, तो जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं मैथ में, डीआई खतरनाक थे वो, जीएस और खतरनाक थी। 60 नंबर लाने भारी हो गए, पर 60 नंबर में फिर से कट ऑफ जो परसेंटाइल थी 99 पहुंच गई। तो पिछली बार अच्छा पेपर आया था पैट का, वरना बहुत थका हुआ आता है पैट वैट का पेपर ना। यूपी जो पैट का पेपर होता है उसमें कोई साइंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जीएस में चला एक क्वेश्चन आ गया फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक आध बायो का। तो इसलिए जितना हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, इतने से तो यूपी पैट भी, यूपी एसआई भी, यूपी कांस्टेबल में भी, सीएचएसएल में भी, एमटीएस में भी, ड्राइवर में भी, और किसी और पेपर में जो अपने दे रहे हो, तुम बिहार का पेपर दे रहे हो, मान लो जो भी दे रहे हो, सब में काम करेगा ये, है ना। तो इन सब का लेवल एक जैसा होता है। जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरे दिमाग में कम से कम 10 से 12 एग्जाम चल रहे हैं जो सेम ही नेचर के हैं, जिनमें सब में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, 3-3 आते हैं, 1 आता है, 3 आते हैं, 4 आते हैं। इन सबकी औकात जिनकी एक जैसी है, आप इन्हें 10-12 जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर लिखेंगे, तो हीरे का जो चमकना है उस पर काम करता है। एक बेटा यहां पर लिखा मैंने, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मिराज का बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान वाले बच्चे जो है ना, ध्यान रखना, राजस्थान के एसएससी में बहुत आता है थोक के भाव में। फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मिराज का चमकना। देखो अभी गर्मी का मौसम चल रहा, बहुत बढ़िया टाइम पे है ये समय मिराज देखने का, बहुत बढ़िया टाइम। देखो मिराज होता क्या है कि हो सकता है कि आप पहली बार नाम सुन रहे हो, लेकिन मिराज जो है ये देखा सपना होगा गर्मी के मौसम में। भाई गर्मी आपको पता ही है, उत्तर भारत में तो मार्च अप्रैल से लेके
सितंबर अक्टूबर तक गर्मी रहती है। तो गर्मी के मौसम में मान लो जिस दिन दोपहर में बहुत बढ़िया धूप निकल रही हो, बढ़िया गर्मी हो, आप हाईवे पे निकल जाओ अपनी गाड़ी से या बस से, तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप हाईवे पे आप चल रहे होंगे ना, हाईवे पे आप जा रहे होंगे, तो कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप बस से जा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं अपनी, तो कई बार सड़क पे ऐसा लगता है कहीं दूर ना पानी सा हिल सी रहा है, लगता है कि पानी की चमक से, धूप हिलती सी लगती है, चमक सी लगती है, एक इल्यूजन होता है, भ्रम होता है कि पानी है। जैसे हमारी गाड़ी उसके नजदीक जाएगी तो दिखना बंद हो जाएगा, अब थोड़ा सा आगे दिखेगा। तो गर्मी के मौसम में जो आप सड़क पे, हाईवे पर आपको लगता है कि वो धूप सी हिल रही है, पानी की ऐसे चमक सी लगती है, उसे हम कहते हैं मिराज, मृग मरीचिका। ये गर्मी, जितनी बढ़िया गर्मी होगी ना मई जून में, तो बहुत बढ़िया दिखता है ये, खतरनाक। जून का महीना हो, बढ़िया धूप पड़ रही हो, मजा आ जाएगा देखने में। जब पहले वाला कोविड चल रहा था ना, फर्स्ट वेव चली थी कोविड की, और उस समय आपको पता है कि पूरा लॉकडाउन लग गया था कि भाई नई बीमारी आई थी, तो न सरकार को कुछ पता ना डॉक्टर को, तो एहतियातन सरकार ने क्या किया, भाई लॉकडाउन कर दो। तो मेरे अभी भी याद है, मैं 12 मई को दिल्ली, अपने घर मुजफ्फरनगर से मैं दिल्ली आ रहा था। हमारे यहाँ सर एक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अभिषेक सर, उनके जो चाचा थे वो हमारे यहाँ पे ही वो जज थे मुजफ्फरनगर में। तो उन्होंने क्या किया, मेरा कार्ड बनवा दिया कि भाई ये जा सकता है। तो मैंने अपनी गाड़ी पर चिपकाया उसे, और मैं आ रहा था, पूरी सड़क खाली, 5-5 किलोमीटर तक कुछ नहीं दिख रहा। तो जब मैं आ रहा था 12 मई को, बढ़िया गर्मी थी, तो मुझे इतने बढ़िया बढ़िया मिराज दिख रहे थे। मेरे ताऊ का लड़का मेरे साथ बैठा हुआ था, मैं उसे पूरा फिजिक्स पढ़ाते हुए लेके आया कि यहाँ मिराज, थोड़ा आगे गए फिर मिराज, क्योंकि नॉर्मली सड़क पे भीड़ होती है और वाहन भी चल रहे होते हैं, नहीं दिखेगा। तो गर्मी के मौसम में जो आपको सड़क के पे माहौल दिखता है उसे हम कहते हैं मिराज, मृग मरीचिका। और ये केवल आपको गर्मी में दिखेगा, कोई बच्चे से जनवरी में ढूंढने की गलती ना करे, ठीक है। तो राजस्थान में क्या होता है, ये जैसे ना मिराज जो है, ये रेगिस्तान में बहुत अच्छे दिखते हैं। एक बार मैं डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, एक मिराज इतना बढ़िया बन रहा था, लग रहा था झील बह रही हो, पूरा पानी की एक झील हो। तो जो मृग होते हैं ना, हिरन, इन्हें लगता है कि सच में वो पानी है, तो वो पानी की तलाश में उधर को जाएंगे, तो वहां नहीं दिखेगा मिराज, कहीं और दिखेगा, तो ऐसे परेशान रहते हैं वो। तो गर्मी के मौसम में सड़क के किनारे पर, हाईवे पर, रेगिस्तानों में पानी का भरम सा होना, धूप सी चमकना, जो मिराज है वो भी किस पे काम करता है, TIR पे, ठीक है। दिन में झिलझिला सा दिखता है, लुक खींता ही हम लोग, खेतों, हाँ खेतों में भी दिखता है कई बार, ठीक है। अच्छा, तीसरे बेटा लिखा है मैंने ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, अगर आप अपने घर पे वाईफाई लगवाओ, तो जो आपको इंटरनेट देगा ना, वो कहेगा भाई साहब आपको बड़े स्पीड का इंटरनेट दूंगा मैं, थोड़े पैसे फालतू लगेंगे लेकिन मजा आ जाएगा। आपने कहा जी मजा आना चाहिए, तो कहेगा इंटरनेट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्टिकल फाइबर से। जैसे मैंने अपने घर में जियो फाइबर लगा रखा है, बड़े स्पीड का इंटरनेट चलता है, क्योंकि क्लास लेनी होती है तो थोड़ा अच्छी स्ट्रेंथ वाला ही इंटरनेट चाहिए। अब इसमें देखो होता क्या है, जितना मोटा मेरे सर का बाल है ना, फाइबर का मतलब होता है बेटा धागा, तंतु, जितना मोटा मेरे सर का बाल है, लगभग उतनी मोटी कांच की ट्यूब होती है जिसके अंदर सिग्नल ट्रेवल करता है ऑप्टिकल फाइबर में। अब बिल्कुल सर के जितने बाल, जितनी मोटी एक तार होगी, सर का तार, बाल समझ रहे हो, धागा जितने मोटाई का एक ट्यूब होगी, उसमें सिग्नल ट्रेवल करते हैं, और इसके ऊपर हम प्लास्टिक की कई लेयर चढ़ा के से मोटा बना लेते हैं। तो लेकिन जो मेनली सिग्नल चलता है वो चलता है पतली से तार के अंदर। अब जो हम यहाँ पे सिग्नल छोड़ेंगे ना, हम करते क्या, जब सिग्नल छोड़ते हैं इसके अंदर, तो जो अंदर ट्यूब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही हाई होता है, इसे डेंसर मीडियम बना लेते हैं, और जो बाहर प्लास्टिक की लेयर है उन्हें हम बना लेते हैं कम अपवर्तनांक वाली, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली, ताकि वो विरल माध्यम की तरह काम करें। तो सिग्नल कैसे ट्रेवल कर रहा होता है, सघन माध्यम से विरल में, डेंसर से रेयर में। और आपको पता है जब सिग्नल जाता है सघन से विरल माध्यम में, अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़े पे छोड़ा गया होगा तो टोटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो सिग्नल पूर्ण रूप से परावर्तित होते होते वायर के अंदर ट्रेवल करता है। तो हमारे घर में जब सिग्नल पहुंचेगा, तो जो सिग्नल इंटरनेट प्रोवाइडर ने छोड़ा, वो सिग्नल टोटली रिफ्लेक्ट होते होते आ रहा है हमारे घर में, यानी कि पूर्ण रूप से परावर्तित होते होते, यानी कि सिग्नल की लीकेज नहीं है। जैसा सिग्नल यहां से छोड़ा गया, लगभग वैसा सिग्नल आपके घर में पहुंच जाएगा। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़िया रहेगी, इसलिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट चलेगा। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो भी किस पे काम करता है, TIR पे। यहां पे भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना घटती है, सिग्नल पूर्ण रूप से परावर्तित होते हुए चलता है। समझ रहे बात को। तो अगर कोई आपसे कहे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, उजाला जी पढ़ाई पे ध्यान दो तुम, है ना, यहां पढ़ाई कर लो। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में एक चीज पूछता है कि फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं।
प्रकाशिक तंतु का जनक, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, तो फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये बेटा हमारे कहा जाता है नरेंद्र कपाणी। नरेंद्र कपाणी भारतीय मूल के, अमेरिका नहीं है, नरेंद्र कपाणी, ठीक है, नरेंद्र कपाणी। अच्छा बेटा, एंडोस्कोपी होती है, ये मेडिकल सेक्टर में होती है, हो सकता है आप में से किसी बच्चों को पता हो, कभी किसी को हुई हो आस पड़ोस में। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि जैसे मान लो किसी के इंटेस्टाइन में, आंत में कुछ दिक्कत है, अब इंटेस्टाइन में आंत में दिक्कत आ गई, तो डॉक्टर कह रहा जी अल्ट्रासाउंड से समझ में नहीं आ रहा, एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी। तो एंडोस्कोपी में क्या होता है कि डॉक्टर एक तार लेता होता है ऑप्टिकल फाइबर, उस ऑप्टिकल फाइबर के साथ में कैमरा कनेक्ट करके आपके मुंह से ना पेट के अंदर पहुंचा देता है। तो जो भी आंत में पेट में दिक्कत है ना, वो सारी की सारी कैमरे की हेल्प से वो डॉक्टर क्या होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाइव देख रहा होता है कि क्या हो रहा है पेट के अंदर, आंत में क्या दिक्कत है। तो ये जो प्रोसेस है एंडोस्कोपी का, जिसमें आपकी आंत की जांच की जा रही है, तो किस वायर का यूज किया गया, ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, टीआईआर पे, यानी एंडोस्कोपी प्रोसेस भी किस पे काम कर रहा है, टीआईआर पे। तो आप सीधे रट लेंगे 4 एग्जांपल, अगर पेपर में आ जाए कि हीरे का चमकना किस पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, एंडोस्कोपी किस पे काम करता है, मिराज का बनना किस पे काम करता है, सीधे आप चिपका देंगे पेपर के अंदर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। यानी कि हमारे पास में 9 बहुत बड़े एग्जाम्पल हो गए, 5 बड़े एग्जाम्पल मैंने आपको अपवर्तन के बताए, रिफ्रैक्शन के, 4 बताए पूर्णांतरिक परावर्तन टीआईआर के। तो दिमाग में याद रखना कि तारों का टिमटिमाना हो, पानी की बाल्टी का कम गहरा दिखना हो, पानी की बाल्टी के अंदर सिक्के का उठा हुआ दिखना हो, पानी की बाल्टी के अंदर पेंसिल मुड़ी हुई दिखनी हो, सूरज का जल्दी उगना देर में छिपना हो, वो रिफ्रैक्शन अपवर्तन के एग्जाम्पल थे। दूसरा, मिराज का बनना हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, एंडोस्कोपी हो, हीरे का चमकना हो, ये टीआईआर के एग्जाम्पल हैं। तो दिमाग में रखोगे भाई पूर्णांतरिक परावर्तन कब टिक लगाना है और अपवर्तन पे कब लगाना है। सर मैंने पड़ोसी के घर से कनेक्ट कर रखा है इंटरनेट, पड़ोसी बढ़िया है भाई, इसका मतलब तुम्हारे, वरना तो पड़ोसी तो ऐसे होते हैं सोचते हैं पैसे हम खर्च कर रहे हैं, मजा ये ले रहे हैं। पड़ोसी कहाँ है आजकल ऐसे, तो बढ़िया पड़ोसी भाई तुम्हारे, या तो हो सकता है कि आप लोग भी बढ़िया ही हो जो पड़ोसी ऐसे हैं, है ना। ऐसे पड़ोसी मिलने बहुत मुश्किल हो रहे हैं आजकल। मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो, ये बीमारी खत्म नहीं हो रही है भाई हर बैच में। मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो, क्या मेरा कमेंट आ रहा है, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। चलो अब बेटा हम आएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन पे। ये लाइट चैप्टर बिल्कुल एंड में चल रहा है, धीरे धीरे ये अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, ठीक है। हाँ देखो ये यहां पर लिखा है बेटा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो मैं इसे थोड़ा सा इस टॉपिक को उल्टा पढ़ाऊंगा। उल्टा पढ़ाने का मतलब ये है कि सुस्मिता जी जो पढ़ाया जा रहा है भी यहां पढ़ लो, हर बच्चे को इसी बात का आंसर देते रहे हम। देखो अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरा टॉपिक आपको समझा रहा हूं, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। पूरा रिफ्रैक्शन पढ़ाया 2 क्लास, फिर बताया कि कौन कौन सी घटनाएं अपवर्तन पे काम करेंगी। कल मैंने आपको पूरी क्लास में टीआईआर पढ़ाया, आज बताया कि उसके एग्जाम्पल क्या होंगे। स्कैटरिंग में हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले बताऊंगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस किस घटना के लिए जिम्मेदार है, इसके एग्जाम्पल पहले लिखवाऊंगा, फिर बताऊंगा कि स्कैटरिंग क्या होती है और जो एग्जाम्पल लिखवाए गए उनके लिए स्कैटरिंग क्यों लिखवाया, ठीक है। देखो देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, मैं इसे याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये कोई फिजिक्स का नियम नहीं है, लेकिन पेपर में बड़ा काम करेगा ये। अगर मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन आए और आपका मन ये कर जाए कि चलो यार स्कैटरिंग पर टिक लगाते हैं, स्कैटरिंग को आप अपना आंसर बनाना चाह रहे हैं, तो कब स्कैटरिंग पर टिक लगाना है, ध्यान सुनना। एक लाइन में आपका बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सभी क्लासेज रिकॉर्डेड हैं, मतलब समझ में नहीं आया मुझे भाई क्या लिख रहे हैं। एक कह रहा है गुड इवनिंग सर, एक कह रहा है जय हिंद सर, एक कह रहा है अभी कराया है पड़ोस वाले भैया ने सर, बैकलॉग हो गया, कवर हो जाएगा, हो जाएगा, आपके ऊपर है वो। चलो देखो अब आपका मन ये कर रहा है
कि भैया मुझे स्कैटरिंग पर टिक लगाना है प्रकाश के प्रकीर्णन पे, तो कब लगाएं? अगर पेपर में, मेरी लाइन सुनना ध्यान से, मुंह से निकलने वाली है, समझ लो कि एक बहुत काम की बात है। अगर पेपर में आपसे कभी किसी बड़ी और प्राकृतिक वस्तु का कलर पूछ ले, वस्तु बड़ी हो और प्राकृतिक हो, नेचुरल, उसका रंग पूछ ले, जैसे पूछ ले कि आकाश नीला क्यों दिखता है, भाई स्काई तो बड़ा है और नेचुरल है, हमारे घर में तो बन नहीं रहा है, तो स्काई नीला क्यों दिखता है, टिक लगाएंगे स्कैटरिंग पे। लगाएंगे क्यों, वो बाद की बात हम करेंगे डिस्कस उसे क्लास में। दूसरा, आपसे कहेंगे समुद्र नीला क्यों दिखता है, समुद्र भी बहुत बड़ा है, नेचुरल भी है, आंसर लगाएंगे टिक स्कैटरिंग पे। बादल सफेद क्यों दिखते हैं, सूर्य सुबह शाम को लाल क्यों दिखता है, तो जो नेचुरल चीजें और बहुत बड़ी हो, जिनका साइज के लिए आप दिमाग में ज्यूम कर सकेंगे बहुत बड़ी, तो टिक लगाना है स्कैटरिंग पे, ठीक है। दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखना कि स्कैटरिंग में टिक लगा रहे हैं तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट नेचुरल भी और बहुत बड़ा भी हो। ये ना हो कि पेपर में आ जाए कि टमाटर लाल क्यों दिखती है और भिंडी हरी क्यों, आप टिक लगा दो स्कैटरिंग पे। आप ये मत कह रहे हैं सर टमाटर छोटा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन कद्दू तो बड़ा होता है, तरबूज तो बड़ा होता है। अरे आप ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो बहुत ही बड़े बड़े हैं, आकाश, सूर्य, समुद्र, बादल, उनकी तो याद रखने का तरीका है। तो बड़ी और प्राकृतिक वस्तु का रंग पूछेगा तो आप आंसर बताएंगे स्कैटरिंग, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग, ब्लू कलर ऑफ सी, समुद्र का नीला रंग, रेड कलर ऑफ सन एट डाउन एंड डस्क, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, डाउन होता है सनराइज, डस्क होता है सनसेट, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, बादलों कोहरे धुएं का सफेद रंग। एक बार इन एग्जाम्पल को उतार लो, फिर मैं आपको स्कैटरिंग समझाता हूं। रक्षा, ये बात हर 15 मिनट में नहीं की जाएंगी, है ना, सारी क्लास शुरू से देखो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हर 10 मिनट में हर एक बच्चे को ऐसे अलग अलग एंटरटेन नहीं करेंगे हम, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, हर क्लास में एक ही चीज। देखो, अब पहले हम ये समझेंगे कि स्कैटरिंग प्रकीर्णन है क्या, और फिर ये समझेंगे कि हम स्कैटरिंग पर टिक क्यों लगाए इनके लिए। देखो, स्कैटरिंग समझने के लिए बेटा पहले थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा। एक मिनट रुकना, एक और आ गया मूर्ख, तारों का टिमटिमाना क्या होगा सर, क्या करें भाई इस बच्चे का, 2-4 दिन के लिए इसे मामा के घर भेजना पड़ेगा इसके, तभी दिमाग काम करेगा, घर पे तो काम कर नहीं रहा है। कल पूरी क्लास में 10 मिनट कहानी सुना दी है, तारों का टिमटिमाना कैसे काम करता है, इसे यही नहीं पता कि तारों का टिमटिमाना कैसे काम करेगा है? ये बड़ी समस्या है बच्चों की ना, सारी क्लास लेते नहीं है और लाइव क्लास में आ जाएंगे। यहाँ आ जाओ, ये बेटा धरती माता है और धरती के ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण, और ये एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना है, वातावरण गैसों से। कोई बच्चा बताएगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, इसमें सबसे ज्यादा गैसें होती हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे वातावरण में, ये बताओ, पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा कौन सी गैस होगी, बच्चा बताएगा? ये ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप ये। बोलते बोलते लग रहा है गला जो है सुबह से खुल गया है। यहां से एक बच्चा कह रहा है CO2, अरे भाई CO2 पहले ही इतनी है, मारेगा तू और ज्यादा करके। पृथ्वी के वातावरण में ज्यादा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये 99% है, जो बची 1% उसमें ज्यादा है आर्गन गैस। ज्योग्राफी में आएगा ये, आर्गन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद आर्गन का नंबर आता है। अच्छा, अब यहां आ जाओ, ये सूर्य है,
सन की लाइट होती है व्हाइट लाइट, सन की लाइट है व्हाइट लाइट। अभी व्हाइट लाइट एंट्री कर रही है एटमॉस्फेयर में, ठीक। अभी बेटा जो व्हाइट लाइट है ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। वो 7 रंग होते हैं विबग्योर। इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का सिंबल होता है लैम्डा, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है लाल रंग की। जो लाल और ऑरेंज है ना, ये ऊपर लिखे हैं, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है लाल और नारंगी की। और जो नीचे के रंग है नीला, आसमानी, बैंगनी, देखो तीनों नीले से रंग है ना भाई, नीला तो नीला है ही, आसमानी भी नीला होता है, बैंगनी भी, इनकी वेवलेंथ होती है कम, ठीक है। यानी कि आप ऐसे याद रखो कि जो ऊपर के रंग है लाल और नारंगी, इनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, और जो नीचे के नीला, आसमानी, बैंगनी, इनकी होती है कम, ठीक है। हाँ, पटेल साहब कह रहे हैं मेरा ठीक था, बिल्कुल सही था आपका, और बच्चों का भी ठीक था। यहाँ जाओ, देखो अब यहां से बेटा सारा गेम समझना। देखो सन से लाइट चल रही है, चल रही है, चल रही है। जब सन की लाइट अंतरिक्ष में चल रही होगी ना, स्पेस में, तो कोई समस्या नहीं है। अरे यार मेरा गला जो है, एक सेकंड रुको। बोल रहा हूं तो लग रहा है ऐसा, लग रहा है मुझे बीच में एक आध दिन के ब्रेक की आवश्यकता है। 5 दिन क्लास आपके साथ में होती है, सैटरडे संडे को यूट्यूब पर रहती है, बीच में एक आध दिन गले को आराम मांग रहा है, लग रहा है ये। देखो अब ये बेटा जब सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में आएगी, तो सन की लाइट जैसे एटमॉस्फेयर में घुसेगी, तो ये लाइट क्या करती है, ये गैसों के जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसों के एटम है, उन पर टक्कर मारने लगती है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में धूल के कण है, उन पर टक्कर मारने लगेगी, टक्कर मारेगी। अब जब सन की लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, ये गैसों पर टक्कर मारती है ना, तो टक्कर लगने से एक विस्फोट पैदा होगा, और लाइट के अंदर जो 7 रंग है ना, ये बिखर जाएंगे, फूट जाएंगे। नहीं, जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में चल रही होती है और ये गैसों के एटम पर टक्कर मार मार के आगे चल रही होती है, तो उस टक्कर लगने से विस्फोट होता है, और लाइट के अंदर के जो कलर है वो बिखरना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि लाइट जब एटमॉस्फेयर में चल रही होती है, इसके अंदर के रंग बिखरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन लाइट में है 7 रंग, ये सातों के सातों रंग जो है ना, सर जी दीविये लगाओ, दीविया लगाओ, पता नहीं क्या लिख दिया। तो लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में चलेगी, अरे मेरे से बहुत दिक्कत हो रही है, एक मिनट रुकना, एक सेकंड रुको भाई। तो नहीं, छुट्टी उट्टी नहीं करेंगे अभी, मतलब तुम्हें बहाना मिल गया, कहीं छुट्टी कर दो। अब बेटा लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में घुसेगी, तो गैसों के एटम पे टक्कर मारेगी, तो लाइट के अंदर जो 7 रंग है ना, वो टक्कर लगने से विस्फोट होगा, और वो कलर बिखरना शुरू कर देंगे। अब मैं आराम आराम से बोलूंगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब लाइट एटमॉस्फेयर में आई, गैसों के एटम पे टक्कर मारी, विस्फोट हुआ, और इसके अंदर के रंग बिखरने लगे। लेकिन बेटा लाइट में 7 रंग हैं, ये 7 के 7 रंग बराबर नहीं बिखरते। इन 7 रंगों में से कोई रंग कम बिखरता है, कोई ज्यादा बिखरता है। अब कौन सा कम बिखरेगा, कौन सा ज्यादा, इसके बारे में बताया रेले साहब ने। रेले ने कहा, एक रेले के व्यक्ति का नाम है, साइंटिस्ट है रेले। भाई बाहर विदेशों में ऐसे नाम होते हैं रेले, वहां पे ऐसे नहीं होगा रमेश स्कैटरिंग या रामवीर स्कैटरिंग, तो रेले प्रकीर्णन। तो रेले साहब ने क्या कहा हमारे से, इन्होंने कहा कि स्कैटरिंग को लिखो एस से, और स्कैटरिंग जो होती है ना, ये वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब पता क्या है, इन्होंने कहा कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, उस रंग की स्कैटरिंग कम होगी, वो रंग कम बिखरेगा, कम फूटेगा, कम बिखरेगा वातावरण में। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है भाई, लाल रंग की। तो लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा है, लाल की अगर वेवलेंथ ज्यादा है, तो बेटा लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे कम होगी। तो हमारे वातावरण में सबसे कम कौन सा कलर बिखरता है,
हम कहेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे कम बिखरता है लाल रंग। लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा, स्कैटरिंग कम। एक बच्चे ने अच्छा सजेशन दिया कि हॉट वाटर पियो, अभी मैं क्लास के बाद गुनगुना पानी पीऊंगा, थैंक यू, इसने बढ़िया सजेशन दिया ये। तो वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो लाल रंग की तो स्कैटरिंग होगी कम, लेकिन बेटा जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नीले रंग है, नीला आसमानी बैंगनी, जो नीले से रंग है, इनकी वेवलेंथ होती है कम। ये दिख रहा है क्या? ये दूसरे कलर यूज कर लो, ऐसा ना हो कि लाल नीले के चक्कर में आपको दिखे ही ना। क्या लिख देते हैं, जिस रंग की वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जैसे रेड कलर। लेकिन जो नीले रंग है इनकी वेवलेंथ होती है कम, तो ये ज्यादा बिखरेंगे, इनकी स्कैटरिंग होगी ज्यादा। यानी अब सारा गेम अब आप समझ जाओगे। देखो होता क्या है, जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में आती है ना, तो गैसों के एटम पर टक्कर मारती है तो विस्फोट होगा, तो उस विस्फोट से रंग बिखर जाते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा रंग बिखरते हैं ना, वो नीले रंग है, नीला आसमानी बैंगनी। ये जो ब्लू कलर्स हैं ये ज्यादा मात्रा में बिखरते हैं। अब सोचो कि लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आ रही है, ब्लू कलर ज्यादा बिखर रहे हैं। अगर ब्लू रंग ज्यादा बिखरेंगे, अगर नीले रंग ज्यादा बिखरेंगे, तो नीला रंग तो मेरी आंख में ज्यादा मात्रा में घुसेंगे। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, जब लाइट इसमें आ रही होती है तो विस्फोट होने से, टक्कर लगने से नीले कलर ज्यादा बिखरते हैं। तो बिखराव प्रकाश जब मेरी आंख में घुसता है तो मुझे पूरा बैकग्राउंड नीला क्यों दिखता है? तो आप बोलेंगे आकाश हमें नीला इसलिए दिखता है क्योंकि नीले रंग ज्यादा प्रकीर्णित होते हैं, ज्यादा फूटते हैं, ज्यादा बिखरते हैं। तो नीले रंगों की स्कैटरिंग ज्यादा है, इसलिए हमें आकाश का दिखता है नीला। तो आकाश नीला है, समुद्र नीला क्यों दिखता है? कि जब लाइट एटमॉस्फेयर से गुजरती है या पानी के अंदर से जब गुजरती है, तो पानी के अंदर जो पार्टिकल डिजोल्व रहते हैं, घुलनशील होते हैं, उन पर लाइट टकराती है तो नीले रंग ज्यादा बिखरते हैं। तो विस्फोट होने पर नीले रंगों का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए हमें आकाश या समुद्र क्या दिखता है? नीले कलर का। अब अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि हम खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाते हैं, तो उसकी वजह क्या है बताओ? खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? बिल्कुल सफिशिएंट है नेहा, एकदम 100%। हम्म, देखो ये बेटा लिखा है इसमें कि खतरे के निशान हम लाल रंग के क्यों बनाते हैं, तो हम बोलेंगे हम खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाते हैं क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। अगर लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा है तो लाल रंग की स्कैटरिंग कम होगी, लाल रंग कम बिखरेगा। अब सोचो अगर लाल रंग कम बिखरेगा तो बहुत दूर तक जा सकता है, जब बिखर ही नहीं रहा तो बहुत दूर खड़े व्यक्ति को भी दिख जाएगा। तो खतरे के निशान लाल रंग के इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो सबसे कम बिखरता है, सबसे कम स्कैटर होता है, तो बहुत लंबी दूरी वातावरण में तय कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम डेंजर सिग्नल्स, डेंजर सिग्नल्स आर मेड फ्रॉम रेड कलर बिकॉज रेड कलर स्कैटर, रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट ड्यू टू हाई वेवलेंथ। खतरे के निशान, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं
क्योंकि उच्च तरंग दैर्घ्य की वजह से लाल रंगों का प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। मामला जो है बहुत अजीब सा हो रखा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे मंडे को, और मंडे ट्यूसडे 1-2 क्लास के अंदर ही ये लाइट चैप्टर हम कर देंगे समाप्त। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।